और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये नवंबर 2 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अपना माइक अनम्यूट करते जाएं और अगर आप में से जो भी क्वेश्चन का आंसर बताना चाहे प्लीज थोड़ा सा क्विकली, ताकि जो है वो हम बात को आगे बढ़ाते जाएं। Anyone can answer? ओके बेटा, तो क्वेश्चन मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन अगर शेयर हो रही है कि राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एनर्जी, लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड। जैसे मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल आते रहते हैं। अब लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड का मतलब यह है कि प्रोडक्ट साइड पर आप लिखेंगे Na2O और रिएक्टेंट साइड पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। So now these are the constituent gaseous ions, O2 negative ion gaseous. So this is an equation which represents lattice energy of sodium oxide. उसके बाद नेक्स्ट आप देखें बॉन्ड हैबर साइकिल बना हुआ है और इसमें कुछ कंपोनेंट मिसिंग है, जैसे स्पीशी ए एंड स्पीशी बी। एनीवन कैन सजेस्ट स्पीशी ए? अपना माइक अनम्यूट करें और बताते जाएं। मैसेज मुझे देखने में देर लगती है। क्विकली 2 सोडियम करें। गैसियस। जी बोलिए बेटा। 2 सोडियम गैसियस। सोडियम गैसियस आयन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम सॉलिड है और ऊपर सोडियम गैसियस आयन है। यहाँ पर आपने कहा सोडियम गैसियस आयन होना चाहिए, वो तो ऊपर बन चुका है। पहले क्या होता है गैसियस एटम एटम साइकिल में? यस, सोडियम वुड बी गैसियस। बॉन्ड हैबर साइकिल में पहले एटोमाइजेशन होता है एंड आफ्टर एटोमाइजेशन आयनाइजेशन विल अकर। तो आप देखें यहाँ पे जो A है उसमें एटोमाइजेशन, यहाँ लिखा भी हुआ है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर एटोमाइजेशन होगा और एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम के बाद जो है, और एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम और चाहें तो 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है। नेक्स्ट एटोमाइजेशन के बाद स्टेप नंबर 1 में आप देखें आयोनाइजेशन हुआ, सोडियम आयन बना। देन एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, यहाँ लिखा हुआ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो O2 गैसियस विल कन्वर्ट इनटू O और ये O का सिंबल गैसियस होगा। विदाउट स्टेट सिंबल्स आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो है ये था इससे रिलेटेड पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप 1, 2, 3 एंड 4 जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बताएं। तो लेट वी चेक स्टेप नंबर 1 क्या हुआ है। स्टेप नंबर 1 में ये जो सोडियम मेटल था गैसियस, और ये सोडियम गैसियस टर्न्स टू सोडियम पॉजिटिव आयन गैसियस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? Ionization. This is first ionization energy. It will be first ionization energy. After first ionization energy, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है इसमें B जो था ऑक्सीजन गैसियस था और B गैसियस कन्वर्ट हुआ है O2 नेगेटिव गैसियस। अब मतलब ये है आपने दोनों इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिए हैं एक साथ, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक साथ एंटर नहीं होते, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा।
यानी इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर एग्जामिनर आपको एक ही स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहा है तो फिर स्टेप नंबर 2 जो होगा इट इज सम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सम होगा सम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ लैटिस। और आप सबको याद होगा लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन कि 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप नंबर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू लैटिस एनर्जी। ये पूरा सारे पेजेस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज जितना पार्ट कंप्लीट हुआ हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आप गो थ्रू हो जाएं और फिर बाकी क्वेश्चंस खुद करते जाएं। असाइनमेंट को भी खुद सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड क्यूरीज हो वो क्यूरीज जो है वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका जो 4th पार्ट है नंबर 4 जो है वो क्या है? एनीवन कैन आंसर? Enthalpy change of formation. फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट वुड बी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। सो इट विल बी डेल्टा HF, चाहे तो पूरा लिख दें या डेल्टा HF लिख दें, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ओके जी, अब इसी की कंटिन्यूएशन है और इसी की कंटिन्यूएशन में क्या है कि आप एक न्यूमेरिकल है, use your cycle the following data further from the data booklet to calculate a value for the lattice energy of sodium oxide। अब डेटा में आप देख सकते हैं एटोमाइजेशन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है, और एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम है, शायद ये बात मैंने पहले भी क्लास में की हुई है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है बिकॉज ड्यू टू रिपल्जन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर आप देखें कि दोनों स्टेप का जो सम है फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव सम ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल प्रोसेस जो है एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का वो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसीलिए आप देखें इस प्रीवियस डायग्राम में यहां पर जो उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एरो शो किया है वो अपवर्ड शो किया है क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ शो कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो सम जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेटा में आपको सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन नहीं है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इट शुड बी टेकन फ्रॉम डेटा बुकलेट। इट शुड बी टेकन फ्रॉम डेटा बुकलेट, और आप डेटा बुकलेट से पिक करेंगे वैल्यूज को, और डेटा बुकलेट से वैल्यूज पिक करके आप यहाँ पे पुट करेंगे। और एक चीज और देखिए, मेरे ख्याल है ये वाली बात भी मैंने आपको बताई है, जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल टू हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तो उन्होंने लिखा है लेकिन मेजॉरिटी पेपर के अंदर वो ये लिख के नहीं देते, वो ऑक्सीजन की एटोमाइजेशन की वैल्यू नहीं देते, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की एटोमाइजेशन की वैल्यू नहीं देते और कहते हैं डेटा बुकलेट से लो। तो डेटा बुकलेट से लेने का मतलब ये होता है कि आप सिंपली बॉन्ड एनर्जी लेंगे उनकी जो भी डेटा बुकलेट में गिवन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो एटोमाइजेशन हो जाएगा। ये एक जनरल बात है जो मैं कर रहा हूं।
अगर किसी आगे क्वेश्चन के अंदर आपको एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गिवन ना हो, हाइड्रोजन गिवन ना हो, तो आप यहाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि इसकी वजह बड़ी सिंपल है ना, कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और आप इसको ब्रेक करते हैं इनटू 2 ऑक्सीजन गैसियस एटम, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम। तो यहाँ पर आपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो गैसियस एटम फॉर्म हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, और एटोमाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म। इसका मतलब यह है कि हमें 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी का हाफ करना पड़ेगा। हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाफ द बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। अब हम इसको क्विकली, सवाल हमारा था कि लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो सिंपल फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि आपने फॉर्मेशन लेना है विच इज गिवन। फॉर्मेशन के बाद आपको याद होगा एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, और ये एटोमाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम इन्वॉल्व है। Na2O के फॉर्मूले में 2 सोडियम इन्वॉल्व है। एटोमाइजेशन के बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये होगा बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और ये आप डेटा बुकलेट से लेंगे बॉन्ड एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग गिवन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर आप फाइनली लेटिस एनर्जी। तो आपको लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे फार्मूले में, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 2 वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट से लेनी है जो मैंने टिक कर दी हैं। ये दोनों वैल्यूज आप डेटा बुकलेट से पिक करेंगे, वो वैल्यूज पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी of magnesium oxide to compare with that of sodium oxide, explain your reasoning। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा। 1 मार्क इस बात का होगा कि आपने सही ये बताया कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। एनीवन कैन आंसर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, वेरी गुड। तो लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड is greater than lattice energy of sodium oxide। तो 1 मार्क तो इस बात का हो गया कि आपने इसका सही रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट उसने आपसे ये पूछा है कि आप इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। एनीवन कैन आंसर? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं कहेंगे, ऑक्साइड तो दोनों में कॉमन है। असल जो चेंज है, जो बात है, वो किसके है, किसके दरमियान डिफरेंस है? मैग्नीशियम और सोडियम के दरमियान। जो डिफरेंस है वो मैग्नीशियम और सोडियम के दरमियान है। तो जो भी आप कंपैरिजन करेंगे वो मैग्नीशियम और सोडियम के दरमियान करेंगे, और यहां पर कंपैरिजन जो होगा वो रिलेटेड होगा चार्ज से। चार्ज से क्या रिलेटेड होगा? चार्ज से रिलेटेड ये होगा, आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज ऑफ मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर या इज डबल्ड एज कंपेयर टू सोडियम आयन। As compared to sodium ion, therefore has greater attraction।
has greater attraction. तो इन टर्म ऑफ चार्ज आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि मैग्नीशियम का चार्ज जो है वो एज कंपेयर टू सोडियम ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम के पास अट्रैक्शन की पावर ज्यादा है. और फाइनली state the use of magnesium oxide and explain how the use relate to your answer in part D1. ये सवाल जो है as such A2 का नहीं है, ये AS का कॉन्सेप्ट है. आपने AS में जब ग्रुप 2 पढ़ा था तो ग्रुप 2 में आपने डिफरेंट कंपाउंड के यूजेस पढ़े थे. इवन आपने O लेवल में भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है. आपको याद होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का किसी को पर्पस या फंक्शन याद है? फर्नेस लाइनिंग. फर्नेस लाइनिंग. इट इज यूज फॉर फर्नेस लाइनिंग, या इसको हम यूज करते हैं एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल. फर्नेस लाइनिंग या इसको हम यूज करते हैं एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल. तो फर्नेस लाइनिंग और फर्नेस लाइनिंग का मतलब ये है कि जो फर्नेस होता है, आपको पता है कि उसमें आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. आप उन चीजों को रिएक्ट करवाते हैं फर्नेस में जिनको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. तो अल्टीमेटली अगर आप फर्नेस लाइनिंग का मतलब है कि फर्नेस की वॉल पर अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लगाते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगाते हैं तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर जो है फर्नेस लाइनिंग की वजह से टेम्परेचर वो ब्रेक जो होगा वो मुश्किल से होगा. तो इसको फर्नेस लाइनिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. अच्छा, एक मैं आपको और कनेक्शन भी बता दूं. जितनी लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा. वजह क्या है कि जब आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, खासतौर पे आयोनिक कंपाउंड को, तो आयोनिक कंपाउंड अपॉन मेल्टिंग अपना आयोनिक लैटिस ब्रेक करते हैं. और आपको पता है कि आयोनिक लैटिस को ब्रेक करने के लिए वी नीड लैटिस एनर्जी. इसका मतलब है कि अगर लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा. तो ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है मेल्टिंग पॉइंट का और लैटिस एनर्जी का. पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है जिसमें एग्जामिनर ने आपको डिफरेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं और आपको उनको कंपेयर करने को कहा है, एक्सप्लेन करने को कहा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों. ऐसा कहीं कोई सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एग्जामिनर वो आपको इसलिए करवा रहा है कि आपकी ये नॉलेज है कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा, अगर मैग्नीट्यूड जो है वो लैटिस एनर्जी का ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली उसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा. ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. सर एक सवाल. बेटा बोलिए. सर D1 में मॉलिक्यूलर साइज का फैक्टर आ सकता है या? D1 में साइज ऑफ द आयन, जी साइज ऑफ द आयन का फैक्टर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि साइज ऑफ द आयन में मैग्नीशियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम आयन. लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखें साइज का इम्पैक्ट, क्योंकि साइज जो चेंज होता है, जो आयोनिक रेडियस चेंज होता है वो डेसिमल्स में होता है, नैनोमीटर में होता है, जबकि जो चार्ज चेंज हो रहा है वो होल नंबर में चेंज हो रहा है. तो लॉजिकली आप सोचें कि यकीनन साइज का भी इंपैक्ट होगा, थोड़ा सा इंपैक्ट साइज भी डालेगा, लेकिन जो मेजर इंपैक्ट होगा वो ड्यू टू चार्ज होगा. तो जब चार्ज और साइज दोनों चेंज हो रहे हो तो फिर हम प्रेफरेंस जो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं चार्ज को.
not the size. होपफुली बात समझ में आ गई हो. जी सर. ठीक है जी. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला मैंने पिछली क्लास में करवाया था. क्वेश्चन देख लीजिए. एनीवन कैन आंसर? नहीं कराया सर शायद. ओके. पता नहीं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी उसने ट्रिक इस्तेमाल की है और ये एएस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जून 3 पेपर 4. और इसमें उसने एक इक्वेशन आपको दी है कि MgCl2 is ionized to form Mg2 positive aqueous and Cl negative aqueous. और इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H कैलकुलेट करवा रहा है और जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो डेटा दे रहा है, वो रिगार्डिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है. डेटा जो आपको वो दे रहा है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे रहा है. वो डेटा जो है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का दे रहा है. तो अब ये सवाल जो सॉल्व होगा ये एएस के उस कॉन्सेप्ट से होगा जो आपको मैंने क्लास में फॉर्मूला लिखवाया भी था अभी रिसेंटली, कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपको फॉर्मेशन डेटा गिवन है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड. और अगर हम अब वैल्यूज को पुट करें इस फॉर्मूले के हिसाब से तो यहां पर प्रोडक्ट साइड पर मैग्नीशियम आयन है और क्लोराइड आयन है और दोनों की फॉर्मेशन आपको गिवन है एक्वस की -467. तो 1 into -467 प्लस क्लोराइड की गिवन है, लेकिन यहां पर क्लोराइड 2 है तो 2 into -167 ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड. और रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड की फॉर्मेशन आपको गिवन है 1 into -641. तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं. अब जस्ट आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर. तो अब आप ये देखिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका जो सवाल है ये रिलेटेड टू एएस है. ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. राइट जी, अब अगले पार्ट पर आते हैं और ये मैं देखूंगा तो इसको स्किप करता जाऊंगा कि अगर कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं होगी. आप क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, आप पढ़ लीजिए. आपको लगता है कि कोई ऐसी टेक्निकल बात है तो मुझे बताइए, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. अब यहाँ उसने लेटिस एनर्जी एक्सप्लेन करने को कहा है, वो आपको पता है. फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आपको लेटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है. तो जैसे मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि लेटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा डेफिनेशन कहती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आर मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन गैसियस. ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटिस एनर्जी की इक्वेशन. नेक्स्ट आपको सजेस्ट करना है कि हाउ द लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड might compare with that of sodium chloride.
मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को कंपेयर करने के लिए कहा है? एनीवन कैन आंसर? सर चार्ज डिफरेंस, मतलब किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम। So lattice energy of magnesium chloride is greater than lattice energy of sodium chloride. और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? इसका आप रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो आयोनिक चार्ज है दैट इज ग्रेटर देन सोडियम आयन। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को कंपेयर करना है, तो अब मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का चार्ज +2 है, यानी इसका मतलब है कि अब यहाँ चार्ज का कंपैरिजन नहीं होगा, अब यहाँ पर आयोनिक रेडियस या आयोनिक साइज का कंपैरिजन होगा। नाउ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैग्नीशियम ऊपर है और कैल्शियम नीचे है, और आपको याद होगा हमने आयोनिक रेडियस के साथ रिलेशन ये पढ़ा था कि स्मॉलर द आयोनिक रेडियस ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। तो अब यहाँ जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड is greater than lattice energy of magnesium chloride is greater than lattice energy of calcium chloride। और यहां पर आपकी एक्सप्लेनेशन होगी इन टर्म ऑफ साइज कि मैग्नीशियम आयन इज स्मॉलर देन कैल्शियम, या आयोनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन is smaller than calcium, therefore magnesium chloride has greater magnitude of lattice energy। बाकी अगला सवाल जो है वो आप कर लीजिएगा, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड है, वही कैलकुलेशन है, इसको हम कई दफा कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जून 5 का, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन कोई 2 रीजन बता सकता है? एनीवन कैन आंसर? सर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। पहली बात रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो अपने दूसरे देखिए किसी भी रिएक्शन का डिफिकल्ट होना या हाई टेम्परेचर पे होने का जो बड़ा रीजन होता है, ये वाला खैर उन्होंने 2 रीजन कहे हैं, पुराना सिलेबस है इसलिए कहे हैं, लेकिन अब मैं आपको जो करंट सिलेबस के हिसाब से आंसर बताऊं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो यस इट मे बी अ वन रीजन कि डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, बट मोर इम्पोर्टेंट जो होता है, जो मोर इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि उसको प्रोवाइड करना मुश्किल होगा, और जब हाई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना मुश्किल होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये होगा कि मुश्किल हो जाएगा रिएक्शन, इट नीड्स मोर एनर्जी। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक तो आप लिखेंगे कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर,
और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि बेसिक रीजन है कि बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। और ऐसे तमाम रिएक्शन जहां भी एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर या व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अकर अंडर दीज कंडीशंस, तो उसका जो मेन आंसर होगा, वो आंसर जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा जो मैंने आपसे बात की है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी अरमान, मोहम्मद अरमान। Explain whether magnesium carbonate would require higher or lower temperature than calcium carbonate for its decomposition. ये बात हम AS में भी आपने पढ़ी है और A2 में फिर हमने रिकॉल की थी ग्रुप 2 में, और मैंने आपको ये बताया था कि डाउन द ग्रुप जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट होती जाती है, और थर्मल डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट होने का रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि जिसका साइज छोटा होता है, अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो इट हैज ग्रेटर पोलराइजिंग एबिलिटी और वो नेगेटिव आयन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, और जब वो नेगेटिव आयन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो अल्टीमेटली डिस्टॉर्शन ज्यादा होने की वजह से उसको ब्रेक करना आसान होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखें तो मैग्नीशियम इज अबव इन द ग्रुप, कैल्शियम इज बिलो इन द ग्रुप, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट वुड रिक्वायर लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, पोलराइजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, तो कम एनर्जी पर कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वुड रिक्वायर, मैग्नीशियम कार्बोनेट नीड्स lower temperature as compared to calcium। ठीक है जी, इसका जो है वो रीजन आपको पता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि यूज द डेटा गिवन अबव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, और डेटा जो गिवन है वो ऊपर रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का गिवन है। जब आपको डेटा रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का गिवन है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन एएस में भी आया करते थे, और उसमें तरीका ये होता है कि आप सिंपली इन इक्वेशंस का अलजेब्रिक समेशन करते हैं। दो इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली नहीं आएगी बल्कि इसके रिवर्स आएगी। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद इसका साइन चेंज कर दें, क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जो नेट इक्वेशन आएगी वो ये वाली नहीं आएगी बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट आएगी। और आपने एएस में पढ़ा है कि जब भी आप इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो साइन उलट जाता है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इनकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, और जो इक्वेशन आएगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट आएगी।
तो अब आप इक्वेशन को जब रिवर्स करेंगे तो उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, या दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को रिवर्स कर दें। जब आप ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, क्यों रिवर्स करेंगे? रिवर्स इसलिए करेंगे कि फाइनल इक्वेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पर चाहिए, जबकि एक गिवन इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पर गिवन है। तो जब आप इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे चला जाएगा और जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि जब आप इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब आप उस रिएक्शन को वापस करना चाहेंगे, अपोजिट साइड पे ले जाना चाहेंगे, तो आपको उतनी ही एनर्जी वापस करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी आपने उससे ली थी। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस को जब आप किसी भी इक्वेशन को जब आप रिवर्स करते हैं, तो अगर वो एंडो है तो वो एंडो से एक्सो हो जाता है, और अगर वो एक्सो है तो वो एक्सो से एंडो हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, और जो आंसर इक्वेशन आएगी उसको रिवर्स कर दें। तो अल्टीमेटली पहले आप वैल्यूज को ऐड कर दें, और वैल्यूज को ऐड करने के बाद उसका साइन चेंज कर दें, तो दैट विल बी योर आंसर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं जी इसमें कोई बात मजीद आपको समझनी है या आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज पूछ लीजिए। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिहाजा इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और वो डायरेक्ट करने की अप्रोच ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन रिवर्स होगी, तो जो प्लस 178 है जो प्लस 178 है वो माइनस 178 हो जाएगा, और फिर जो माइनस 82 है वो प्लस 82 हो जाएगा। तो ये इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें। ये 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन मास that would be observed when a sample of dolomite is heated at a high temperature until the reaction had finished. आपको परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। ये है कंपाउंड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको पता है कि जब आप कार्बोनेट को हीट करते हैं, चाहे वो कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो, ये है कार्बोनेट का फॉर्मूला जो उन्होंने आपको दिया है, जिस ओर का नाम उन्होंने डोलोमाइट कहा है, और ये कहा है कि मेजर ओर्स ऑफ मैग्नीशियम इज मिक्स्ड कार्बोनेट कॉल्ड डोलोमाइट which contain calcium carbonate as well as magnesium carbonate. तो जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको पता है कि कार्बोनेट कोई भी हो, जब आप उसको हीट करते हैं तो कार्बोनेट को हीट करने पर हमेशा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स मिलते हैं। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोनेट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये गैस की फॉर्म में बनेगा, और ये जो गैस की फॉर्म में बनेगा ये वो होगा जो कि लॉस करेगा, क्योंकि गैस रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है ये कहलाता है रेजिड्यू। अब ये वाली कहानी जो है ये आपने अपने एएस के सिलेबस में
पेपर ये ग्रुप 2 के क्वेश्चंस में भी की हुई है, ये उसी का रिकॉल है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, और ये थोड़ा सा आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि एएस से क्वेश्चंस आते रहते हैं। एएस का कॉन्सेप्ट जो है वो पेपर के अंदर आपको A2 के काफी सारी जगहों पे नजर आएगा। तो ये इसकी एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट क्या करेंगे, आप इसका MR कैलकुलेट कर लें और आप इसका MR मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो अब इसका परसेंटेज लॉस निकालना है, तो इसका मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, रिएक्टेंट का मास इनटू 100 परसेंटेज लॉस हो जाएगा। ठीक है, इससे परसेंटेज लॉस आ जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तमाम लोग क्लियर है? 2 इंटू MR ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 इंटू 44 जो कि मास लॉस हो गया, डिवाइडेड बाय MR ऑफ रिएक्टेंट इंटू 100, ये परसेंटेज लॉस आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये मेरा ख्याल है मैंने क्लास में भी करवाया था। ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आपने करना ये है कि आप पहले असाइनमेंट कंप्लीट करें, प्रैक्टिस, और फिर इस पेपर में ये जो आपको मैंने फाइल भेजी है, इसमें शुरू के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करें, बुक के जितने क्वेश्चंस हैं वो करें, आखिर में आप पास पेपर्स पे आएंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपका ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो जाएगा, एनर्जेटिक्स प्लस एंट्रोपी, क्योंकि इसी के एंड वाले पोर्शन में जो है वो एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और इससे रिलेटेड जो है वो और चीजें भी मतलब कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी मौजूद है जी। ये सारी सेल्फ प्रैक्टिस है, ये मुझे असाइनमेंट की फॉर्म में जमा नहीं कराना, ये सारी सेल्फ प्रैक्टिस है। और लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आप ना करें इसको, ये करने के लिए है। हमजा खान, इनका पेन ज्यादा हिलता है। नहीं, सबमिट नहीं करना है इसको। और ये आप जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस है आपकी, और इसमें फिर जिसको जो कंफ्यूजन हो वो क्लास में, मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, देखिए पहले बुक पढ़ें, बुक की जितनी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करें, फिर असाइनमेंट सॉल्व करें, फिर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप जब इन स्टेप से गुजरेंगे तो एक वीक में आपका ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और आप हर एंगल से क्वेश्चन करने के काबिल हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब जो है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इन पास पेपर्स को थोड़ा, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप जब पढ़ के नेक्स्ट वीक तक कुछ आप असाइनमेंट सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको इस टॉपिक में मजीद जो प्रॉब्लम सामने आए होंगे, बुक से आपने पढ़ा होगा, बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया होगा, तो होपफुली आप मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये टॉपिक हम एंड करें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब बात करेंगे।